Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching English with Ravish Kishore. आज हम लोग टेंस का एप्लीकेशन सीखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से 3 क्वेश्चन टेंस पर बेस्ड होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो। एसएससी सीजीएल में तो पहले 3 से लेकर के 7 क्वेश्चन मिनिमम टेंस पर पूछता था। हमारे पास ट्रेडिशनल जानकारी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन हमेशा पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा पूछेगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। अगला पूछेगा सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। ये हमसे हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस पर हम ध्यान नहीं दिए, हमारे पास एक ट्रेडिशनल आइडिया है जी कि इंडेफिनिट किसको कहते हैं, कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। जब दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है तो उस समय हमारी पसीना निकलने लगती है जी। हम उस समय उस क्वेश्चन को देख करके बहुत परेशान हो जाते हैं। आपकी डिमांड है कि वीडियो छोटा छोटा होना चाहिए, इसलिए हम आज केवल इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में कंटिन्यूअस बताएंगे। तो कैसे? तो आज अगर हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें किसे मानना चाहिए, तो कहता है सबसे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी सेंटेंस को मानते हैं जो सेंटेंस एक हैबिचुअल एक्शन से जुड़ा हुआ है। अब हैबिचुअल किसको कहते हैं? तो वैसी कार्य जो हम करते हैं, जैसे मान लो मैं चिकन खाता हूं, तो कोई बंदिश का दिन है, कह रहे आज मंगलवार है, अरे आज ये पूजा है, नहीं खाएंगे, मन मान जाता है। जिस घटना पे मानव का कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, जिस घटना पर हमारा कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल हो, जिस घटना पे हमारा कंट्रोल हो, वही घटना को हम हैबिचुअल मानते हैं जी। हमारे अनुसार चलता है, हम उस पे बंधे नहीं। मेरा मन किया चिकन खाएंगे, खाएंगे। मेरा मन किया क्या सादा रोटी खाएंगे, खाएंगे। तो ऐसी घटना जिस पे हम मानव जाति का कंट्रोल है, दैट एक्शन इज कॉल्ड हैबिचुअल। जस्ट हैबिट। हैबिट किसको कहते हैं? तो किसी घटना से हम अपने आप को ढाल लिए हैं, ऐसी घटना को हम हैबिट कहते हैं। जैसे किसी का मेन रोड पे घर होता है, तो गाड़ियां आती है, हॉर्न्स बजाते हैं, हम जाते हैं तो कहते यार कैसे रह लेते हो, तुम परेशान नहीं होते यार, इतना हॉर्न में कैसे सो पाते हो। और वो कहता है कहाँ कोई परेशानी, क्योंकि वो उस तरह से वो आदत में अपने आप को ढाल लिया है जी। जो हम ढल जाते हैं वो हैबिट कहलाता है, और हम ढले नहीं हैं, हमारे अनुसार वो घटना ढला है, तो वो हैबिचुअल होता है। इसका हिंदी होता है आदतन। ठीक है, जैसे हम इसमें देखें तो एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या इसमें कहता है ही टेक्स टी। ये किसी व्यक्ति का हैबिचुअल एक्शन है। वो चाहेगा तो चाय लेता है, चाहे तो ना ले। इसी तरह से कहता है द फैन मूव्स। ठंडा के दिन में पंखा चलाते हो क्या? -10 डिग्री पे ले जाए कहीं पंखा चला के सोओगे क्या? मेरे कंट्रोल में है, हम इच्छा है तो चलाएंगे। मान लो 10 डिग्री पे भी हमको गर्मी लग रहा है तो हम चलाएंगे, किसी की नहीं इच्छा नहीं चलाएगा।
तो ये हमारे कंट्रोल में है, जो भी मेरे कंट्रोल में है उस एक्शन को हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, और उसमें हम हमेशा इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आगे कह रहा है माई मदर टेक्स टी, ये माँ का आदत है चाय लेने का। किसी की माँ केवल दूध लेती हैं जी, किसी की माँ कुछ और कोई आदत होगा। मेरी माँ की आदत है कि मेरी माँ केवल चाय लेती है जी, और किसी दूसरे की माँ कुछ और भी लेती है, नहीं तो हम क्या जाने, वो माँ का आदत है जी, मानव के कंट्रोल में है, उसको हम हैबिचुअल कहते हैं। ऐसी घटना को हम हैबिचुअल में रखते हैं, यही ध्यान रख करके चलते हैं। इसके बाद कहता है कि हम हैबिचुअल के बाद क्या, तो वैसी घटना जो नेचुरल हो। नेचुरल किसको कहते हैं, तो तुम कहते हो प्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं बाबू। अब मान लो किसी का बायां आंख ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, और सामने कोई खड़ा हो तो उसका तो बेचारा का कंट्रोल उस पर नहीं है। हाँ, ऐसे आंख मार दिया तो लगेगा सामने वाला को करे आंख मारता है, लेकिन जो उसके साथ रहा है वो समझेगा कि इसका नेचुरल इस पर कमांड नहीं। जिस पर हमारा कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल, और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो नेचुरल कहलाता है। गाय दूध देती है, मेरे से पूछ के, मेरा तो मन था कि दही लेते जी, उसका मन था कि बटर लेता, तो क्या दे दे रही गैया तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से? मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है दैट इज हैबिचुअल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नेचुरल। अब इस पर देखें, कह रहा है द काउ गिव्स मिल्क, राइट, द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ गाय जो दूध देती है ये नेचुरल एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरा तो मन था कि दक्षिण की ओर निकलता, क्योंकि मेरा घर का फेस जो है दक्षिण की ओर है, तो मेरा तो इच्छा था कि दक्षिण की ओर सूर्योदय होता, मेरे कंट्रोल में नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। फिर कहता है सी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, उसने अपना नेचर बना लिया कि वो लेफ्ट हैंड से लिखेगी, और हम चाहेंगे तो लिख पाएंगे, चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये बदलागा सिचुएशन, अगर ऐसा आ जाएगा तो बदल सकते हैं, बट नेचुरल घटना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो भी घटना हमारे कंट्रोल में नहीं है दैट इज कॉल्ड नेचुरल। बात समझ में आई? इसी तरह से अगला अगर हम बात करें तो नेचुरल के बाद क्या, तो नेचुरल के बाद कहता है रूटीन। अब रूटीन किसको कहते हैं? तुम कहते हो कि डेली का कार्य को रूटीन कहते हैं, तो लीप ईयर मनाते हो ना, लीप ईयर डेली होता है क्या? 4 साल में लीप ईयर आता है, तो इसको कौन सा घटना माने? रूटीन उसी कार्य को कहना चाहिए जो सर्टेन इंटरवल पर जो भी घटना होता है उस सारे घटना को हम रूटीन मानते हैं। लीप ईयर का 4 साल में आना यह एक रूटीन है, ये नहीं कि केवल डेली का कोई काम करते हैं वही रूटीन है, ऐसा नहीं है जी। थोड़ा सा अपनी कंसेप्ट को चेंज करो, अदरवाइज क्वेश्चन में हम फंसते रहेंगे और क्वेश्चन बनाते समय परेशानी बढ़ेगी। कहता है द लास्ट ट्रेन, क्या? द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 8:30, 8:30 बजे अंतिम ट्रेन जाती है, तो उसका रूटीन है कि 8:30 बजेगा वो चली जाएगी। कहता है माई क्लास स्टार्ट्स एट 8, मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती है, तो जब जाएं क्लास में तो 8 बजे ही जाना होगा, कि 10 बजे जाएं तो क्लास मिल जाएगा। तो रूटीन एक सर्टेन इंटरवल पर होता है। इस तरह की घटना को कभी भी इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि हैबिचुअल, इसके बाद नेचुरल, इसके बाद रूटीन, इस तरह की घटना अगर है तो हम ऐसे घटना को हमेशा इंडेफिनिट में लेते हैं, वो कभी भी इंडेफिनिट का सिचुएशन बनाता है। इसलिए आज से ता है ती है को विदाई करके हमको याद रखना है कि क्या हैबिचुअल है, क्या यह घटना नेचुरल है, क्या यह घटना एक रूटीन है,
तो रूटीन क्या है? तो हर एक सेंटेंस में देखो तो एक टाइम दे रहा है जी। नहीं, कहें लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 इयर्स, तो ये भी हमारा एक रूटीन है। 4 साल पे आता है, हम हमेशा 4 साल पे मनाते हैं। इस तरह से हमको याद रखना है कि रूटीन को हमें हमेशा इंडेफिनिट में ले जाना है। ऐसे घटना पे हमको याद रख करके चलना है। अगला कहता है सर्टेन फ्यूचर। अब सर्टेन फ्यूचर किसको कहते हैं? तब मेरा मानना है कि जो शादी वाला कार्ड छपता है ना, जो तुम्हारी शादी की कार्ड छपेगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो उसमें लिखता है कि इतना तारीख को मटकोर होगा, इतना तारीख को बारात जाएगी, इतना तारीख को ये होगा, इतना तारीख को मेहंदी होगा, ये सब लिखते हो। सबसे अच्छा रूटीन का एग्जाम्पल है शादी वाला कार्ड। बस समझ में आई? ये रूटीन, ये सर्टेन फ्यूचर हमेशा इस बात को दिखाता है कि हम ऐसे घटना को लेकर के चलेंगे जो हमेशा एक निश्चित समय पर होने वाला है, शायद वो चेंज नहीं हो। ठीक है, कह रहा है द पीएम इनॉग्रेट्स द कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे। तो मंडे को प्राइम मिनिस्टर का तय प्रोग्राम है। जो काम पहले से हम तय कर रखे कि भविष्य में इतना तारीख को ये करना है या इतना समय को करना है, दैट इज कॉल्ड सर्टेन फ्यूचर, जो बदलता नहीं है जी। हम प्लान कर चुके हैं कि 4 तारीख को हम बॉम्बे जाएंगे, तो 4 तारीख को मैं बॉम्बे जाऊंगा, दैट इज माई रूटीन और दैट इज माई सर्टेन फ्यूचर। रूटीन सर्टेन इंटरवल्स पर होता है, सर्टेन फ्यूचर्स की हम प्लान करते हैं और एक घटना को हम उसमें या 2 घटना को डाल देते हैं कि भाई 4 तारीख को बॉम्बे जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो हैबिचुअल नहीं मेरा बॉम्बे जाना। हो सकता है कोई पर्पस होगा जाने का, कोई सर्टेन कोई काम आया होगा जिसके कारण। तो हमेशा बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर्टेन फ्यूचर और रूटीन में हम कैसे अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखना है कि जिसको हम सर्टेन फ्यूचर में डाल रहे हैं वो कभी भी फिर रिपीट न होता है। याद रखना, शादी का कार्ड एक ही बार छपता है, एक में तो इतना बाल उड़ गया है, दूसरा भगवान ना करे कि तुम भी करना। ठीक है, सर्टेन फ्यूचर उस सेंटेंस को कहते हैं जो आने वाले समय के लिए आने वाले किसी समय में वह घटना निश्चित हुई है। यहाँ कह रहा है द पीएम इनॉग्रेट्स द कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे। इसी तरह से कह रहा है द एंगेजमेंट टेक्स प्लेस ऑन 7 मई। 7 मई को एंगेजमेंट होगा, राइट? तो ये तय है पहले से। ठीक है, तो जो भी घटना एक बार, अब फिर बार बार तो एंगेजमेंट नहीं होगा जी, तो ऐसी घटना को हमें याद रखना है कि हमको इस सेक्शन में डालना है। अगला कहता है शॉर्ट टेल्स। अब शॉर्ट टेल्स किसको कहते हैं? तो कोई भी फैब्रिकेटेड स्टोरी, दादी नानी की जो कहानी होती है या जो फिल्म की कहानी बनती है, उन सब को हम एक फैब्रिकेटेड स्टोरी के रूप में पहचानते हैं। और इस फैब्रिकेटेड स्टोरी को हम एक तरह से टेल्स का रूप देते हैं, एक छोटी कहानी का रूप देते हैं। कोई भी फिल्म जैसे DDLJ में अगर उसका शॉर्टकट सुनाना चाहें तो एक लड़का है एक लड़की है, दोनों विदेश में मिलता है, नहीं दोनों में थोड़ी नोक झोंक जाती है, फिर प्यार हो जाता है, तो एक गाना होता है जी, नहीं तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब बेरोजगार रहेंगे तो कैसे होगा प्यार, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट? तो शॉर्ट टेल्स हम किसे कहते हैं? तो वो एक बनाई गई कहानी होता है, और वो बनाई गई कहानी रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टेल्स फैब्रिकेटेड होता है, या कोई पर्पस होता है कि कोई बच्चा है, कोई डरता है, या कोई बच्चा थोड़ा सा बेईमान है, तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी पर एक स्टोरी बनाए और उस बच्चा को सुना दिए कि बाबू रे ऐसे इसका मैसेज क्या है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट?
तो शॉर्ट टेल्स रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, एक लेसन होता है या कोई एक ऐसा कहानी जो बनाया जाता है, उसी को हम इसमें रख कर चलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना संभव नहीं है, इन सब पर देख ले। तो सबसे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको मानते हैं, तो आज से ता है, ती है, ते हैं की विदाई करो, और याद रखो क्या, तो हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स की घटना को हमें इंडेफिनिट में बनाना है। अब ग्रामर्स के बुक में बहुत सारी बातें लिखा है जी, कि कमेंट्री को या फिर किसी इवेंट्स को भी हम इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, हमसे दावा है, लिखवा लो। मेरी भी 27 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस हो गई है जी, और हमने जो देखा है क्वेश्चंस लगभग 1.5 लाख के ऊपर बना चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन अपने आप को किया है, और उस पर ढाल करके एक लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होता है वो एक कह सकते हो कि मेरी 27 साल की एक्सपीरियंस है कि इतना ही को ध्यान में रखना है, और इसी पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फ्रेम करेंगे। बस समझ में आई? ऐसे इसको चलेंगे। ये हमारा डेफिनेशन है। आज से कहेंगे कि यह हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स को हमें इंडेफिनिट में बनाना है। राइट, बात करें अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, तो कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, राइट, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ वर्ब वन का फॉर्म लेते हैं। राइट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, ये हमारा अगर सब्जेक्ट है तो हम क्रिया का मूल रूप में एस या ईएस को जोड़ देते हैं जी। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये हमारा स्ट्रक्चर है जी। इस स्ट्रक्चर के आगे हमसे पूछेगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। राइट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। तो डू किसके लिए, तो डू लगाएंगे अगर ये वाला सब्जेक्ट है, डज लगाएंगे अगर ये सब्जेक्ट है, के साथ क्या लगाना है, तो नॉट। दोनों केस में हमारे पास यहां कह रहा है कि चाहे डू लगाओ या डज लगाओ, के साथ नॉट है तो हमेशा V1 लगाना चाहिए। ठीक है, कभी भी यहां पर बच्चा सब या क्वेश्चन में हमेशा V5 का यूज कर देगा, इसको एरर मान लेना है कि स्ट्रक्चर हमारा V1 होगा यहां। इसी तरह से हम अगर इंट्रोगेटिव देखें तो इंट्रोगेटिव में केवल डू डज को पहले कर देना है, इसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद फिर यहाँ पर V1 आ रहा है, यहाँ पर भी V5 यूज कर देता है, ये गड़बड़ है, इस पर थोड़ा हमें ध्यान रख करके चलना है। इसके अलावे देखें तो अगर WH आ जाए, WH का मतलब क्या, तो यहाँ पर व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, नहीं हाउ आ जाए, वाई आ जाए, ये सब अगर आता है तो कह रहा है कि हम इस WH के बाद डू या डज लगाते हैं। डू डज कैसे, तो पहले देख लियो कि डू इस तरह के सब्जेक्ट के साथ, डज इस तरह के सब्जेक्ट के साथ, तब इसके बाद हम यहाँ डू डज के बाद यहाँ सब्जेक्ट को रखेंगे, तब फिर V1 लगाएंगे, उसके बाद जो सेंटेंस का अगला वर्ड है ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, वो सब हम इसमें रखते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इसको एक बार देख लो, CBSE वाला सब बच्चा सब कंफ्यूज करता है कि डू डज लगाने के बाद भी यहाँ V5 लगा देता है, यहाँ डू डज लगाने के बाद भी यहाँ V5 लगा देता है। तो ये याद रखना कौन कौन सब्जेक्ट है V1 लेता है, इसको याद रखोगे, इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है जी। अब इस स्ट्रक्चर के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या हम हर एक इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचान लेंगे। डेफिनेशन है जी यहाँ,
बैंक और सीजीएल थोड़ा क्वेश्चन का लेवल लॉजिकल ले जाता है, लॉजिकल ले जाता है, तो थोड़ा हमें भी अपना लॉजिक बढ़ाना होगा। क्या? तो क्या उस सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई इशारा नहीं मिल रहा है, तो क्या हमें इस तरह का कोई शब्द मिल रहा है? तो सबसे पहला क्या, तो यही ध्यान रखना है जी कि इसके बाद एक कुछ एडवर्ब्स होता है, इस एडवर्ब्स को हमेशा रट लेना चाहिए कि क्या यह शब्द हमारे पास इस तरह का कोई आ रहा है। क्या कह रहा है? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, बेसिकली, डेली, नाउअडेज, जनरली, एवरी प्लस टाइम, दीज प्लस टाइम, एक्सेट्रा। अगर इस तरह के कोई शब्द अगर सेंटेंस में दिख जाए, तो मान लेना है कि ये शब्द हमेशा इशारा करता है कि रखा गया सेंटेंस हैबिचुअल है। समझ में आया? रखा गया सेंटेंस में अगर इनमें से इस तरह के किसी शब्द का यूज कर देता है, तो वह हमेशा कहता है कि वह सेंटेंस एक प्रकार का हैबिचुअल का इशारा करता है, और इस हैबिचुअल के कारण इसे हमेशा हमको इंडेफिनिट में बनाना होगा। ठीक है? जैसे मेरा सलाह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट तुम लोग ले करके इसको रट लेगा, बहुत ज़रूरत की चीज़ है जी, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर हम परेशान होंगे। ठीक है? अब क्या, ठीक है, इस तरह के शब्द को ध्यान में रख करके चलोगे कैसे? तो देखो, एक पंजाब नेशनल बैंक ने क्वेश्चन बनाया, सी ऑलवेज, ठीक है, वियर्स सैंडल, राइट? वह हमेशा सैंडल पहनती, ये उसका हैबिचुअल है। आगे कहता है बट टुडे सी इज वियरिंग बूट, राइट? क्या कह रहा है? तो हमेशा वो सैंडल पहनती, हमेशा सी वियर्स सैंडल्स, बट टुडे सी इज वियरिंग बूट। आज वो बूट पहनी है, इसका मतलब कि वो बूट पहनना उसका हैबिचुअल नहीं है। हैबिचुअल उसका क्या है? तो हमेशा सैंडल पहनती है, वो उसका एक तरह से हम मान लें कि वो उसका हैबिचुअल एक्शन है जी। ये हैबिचुअल एक्शन है, इसके कारण हमको याद रखना है। तो ये शब्द याद रखना है, कहां रहेगा? तो ये शब्द हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है जी। मेन वर्ब के पहले ये वाला शब्द डाल देगा। मेन वर्ब के पहले अगर नहीं होगा, मेन वर्ब के पहले नहीं होगा, तो सब्जेक्ट के पहले होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है मेन वर्ब के पहले। इस तरह का कोई शब्द डाल देगा, या ये सब्जेक्ट के पहले डाल देगा, या सेंटेंस में जहां टाइम का प्लेस है, टाइम की जगह पर ये वाला शब्द हमारा डाल देगा। तो क्वेश्चन बनाते समय अगर स्पीड में बना रहे हो, तो 3 जगह को हमेशा टेंस के लिए ध्यान रखो कि मेन वर्ब के पहले, या सब्जेक्ट के पहले, या जहां टाइम होता है वहां पर इस तरह का कोई शब्द आया क्या। अगर इस तरह का कोई शब्द आया है, तो सेंटेंस हमसे डिमांड कर रहा है कि यह सेंटेंस हैबिचुअल है जी, और हैबिचुअल के लिए हम पढ़े हैं कि यह हमेशा इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसलिए यहां पर इंडेफिनिट का टेंस होना चाहिए। अगर इंडेफिनिट टेंस की जगह किसी दूसरे टेंस का यूज किया गया है, तो हम उसको एरर मान करके चलते हैं। ठीक है? क्या? तो ये ऑलवेज डाला है जी, लेकिन यहां पर सेंटेंस में ये जो इंडेफिनिट में हम लिखे, ये यहां पर कंटिन्यूअस में देगा।
यही गड़बड़ करता है। और इतना आसान क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा ताहती है कि सीमा से बाहर निकलो, थोड़ा सा ताहती है कि सीमा से बाहर निकलोगे तो हमेशा ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट है। इसके बाद कहता है कि सबसे पहले तो हमारा डेफिनेशन है ये जी, एडवर्ब दूसरा प्लेटफॉर्म है। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि क्या दिया गया वर्ब, याद रखना, दिया गया वर्ब क्या वर्ब ऑफ परसेप्शन से जुड़ा है। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या, तो ज्ञानेंद्रियों का वर्ब, ज्ञानेंद्रियों का वर्ब। ये कैसा वर्ब होता है, तो इसमें 5 वर्ब होता है बेटा। क्या क्या, तो सी, फील, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, और हियर, ये 5 वर्ब होता है। कभी भी इन वर्ब्स को नेचुरल माना जाता है, और नेचुरल के लिए हमारे पास एक डिफिनेशन है कि ये नेचुरल का वर्ब हो या सेंटेंस हो, इसको हमें इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। कभी भी इसको कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए। याद रहे कि अगर इसके साथ कंटिन्यूअस का टेंस अगर यूज करता है तब गलत, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करता है तब गलत। ये दोनों में कभी भी इसका यूज नहीं होता है। ये क्वेश्चन एसएससी का सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तुम सेट उठाओ और सेट में उठा करके देख लो। लगभग मेरा मानना है कि अब तक लगभग हर एक सेट में एक क्वेश्चन डाला है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन या वर्ब ऑफ, दूसरा कहता है वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। पहला दिया गया वर्ब ऑफ परसेप्शन है, या दिया गया वर्ब स्टेट ऑफ माइंड है। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या, थोड़ा देर के लिए अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, इस पोस्चर को देख करके क्या लग रहा है, तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं अभी, तुमको लग रहा होगा कि सर कुछ सोच रहे हैं, सर कुछ भूल रहे हैं, सर कुछ ही हो रहे हैं। नहीं जी, ये सब गेस नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि क्या हुआ सर, मैं नहीं जानता हूं जी, क्योंकि 1100 लगभग वर्ब्स स्टेट ऑफ माइंड का होता है। अब कहोगे कि सर 1100 वर्ब को कैसे याद करें, कहां से हमको याद हो जाएगा कि 1100 वर्ब को हमको इस तरह से समझना होगा। तो बाबू सबसे अच्छा तरीका थिंक कहां से करते हो, पैर से, पेट से, हाथ से, दिमाग से। दिमाग से। रिमेंबर कहां से करते हो, यहां से। थिंक कहां से कर रहे हो, यहां से। रिमेंबर कहां से कर रहे हो, वांट कहां से कर रहे हो, नीड कहां से कर रहे हो, लाइक कहां से कर रहे हो, लव कहां से कर रहे हो, तो दिल से। तुम कहता है तो तुम्हारे दिल में लगता है 5वां छेद है गो, जिसमें से प्यार निकलता होगा। मेरा तो भगवान 4 गो दिए हैं, तुम्हारा भी 4 गो दिए हैं, 5वां छेद नहीं दिए जहां से तुम्हारा प्यार निकलता होगा। ये सब बेटा स्टेट ऑफ माइंड का वर्ब है। बुक्स वाले, लिखने वाले ऑथर्स हमारे सो कॉल्ड बहुत लोगों ने लिखा है, 30-40 वर्ड्स लिख करके लास्ट में ETC डाल दिए हैं। ये ETC बहुत खतरनाक चीज है। इनकी संख्या इंग्लिश लिटरेचर कहता है कि ये 1100 है और ये वाला टोटल 5 है, 1105 है जी, राइट। 1105 वर्ब को हम आज से गंगा जल हाथ में ले करके कसम खा लें कि कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर कंटिन्यूअस में दिया गया है, चाहे वह सिंपल कंटिन्यूअस में दे या फिर वह परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे, तो वह गलत है, राइट।
अगर कंटिन्यूअस में दे दिया है तो उसको इंडेफिनिट में चेंज कर दो, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो उसको परफेक्ट में बदल दो। इसमें बदलना होगा, ये गलत है, इसमें सही है जी, ये गलत है और ये सही है। किसके लिए? तो ज्ञानेंद्रियों का वर्ब या वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग से चलने वाली क्रियाओं को कभी भी हमको यही दोनों को याद रखना है कि कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है। बस केवल इतना ही रुक जाना कि यह काम जो दिया गया है सेंटेंस में, कभी सुने हो किसी को कि आई एम लविंग लविंग यू, किसी को सुने हो कहते हुए? हमेशा क्या सुने हो? आई लव यू, राइट? का है, कभी सोचे हो? याद रखना है जी कि यह जो लव है यह नेचुरल वर्ब है, नेचुरल वर्ब है, इसलिए कभी भी यह इंडेफिनिट बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बने या पास्ट इंडेफिनिट बने, बट वो बनेगा इंडेफिनिट में। इतना ही ध्यान रख करके हमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का याद रखना है। क्या रखना याद? तो सबसे पहले कि यह हमारा डेफिनेशन है कि हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स को हमको इंडेफिनिट में बनाना है, एक डेफिनेशन है। इसके बाद हमको याद रखना है जो पीछे हमने एडवर्ब देखा था उसको याद रखना है। तीसरी बात ये कि क्या दिया गया जो वर्ब है वो वर्ब परसेप्शन से जुड़ा है या दिया गया वर्ब स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा है। इतना ही छोटा सा बात अगर सोचेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का ये दावा है, किसी एग्जामिनेशन में जाओ तुम्हारा 1 नंबर आएगा। देखो, पढ़ना और बरगलाना अपने आप को अलग अलग है जी। बच्चा सब पढ़ता कम है, ठीक है, बरगलाता बहुत ज़्यादा अपने आप को, और हमारे जैसे महापुरुष लोग तो सबसे ज़्यादा तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा ही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसी पर सोच करके हम इंडेफिनिट को सोचेंगे। यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेक्शन है। इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए फिर हम अगला टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर के आएंगे, ठीक है। बाय बाय। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, दोस्तों को बीच में बताओ और अपनी कमेंट्स भी मुझे दो। तुम्हारे कमेंट्स के लिए हम वेट कर रहे हैं। इस पर हमारा 3-4 वीडियो आएगा। हमें पूरा 100% तुमको सिखा देना है किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे दुनिया का कोई एग्जामिनेशन हो, बैंक हो, एसएससी हो, कैट हो, मैट हो, जेट हो या ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किसी का एंट्रेंस टेस्ट हो, सब में ये काम आएगा बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ इंडेफिनिट का ये क्लास हमारा समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।